हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबके डिमांड पे और एक जबरदस्त सीरियल किलिंग की मूवी लाया हूँ जो आपको अंत तक बांध के रखेगी, क्योंकि इसमें थ्रिल है, मिस्ट्री है और इमोशंस भी है। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। नात्सुमी का एक ही सपना है, पुलिस ऑफिसर बनना। पुलिस एग्जाम और कड़ी ट्रेनिंग को पास करती है। अब बस ड्यूटी ज्वाइन करने की देरी है। खुशी से वो अपने भाई के साथ घर लौट रही होती है। नात्सुमी की कामयाबी को देख के उसका छोटा भाई डाइकी उसे एक किचन गिफ्ट करता है। तभी वो किचन कार में नीचे गिर जाती है। नात्सुमी कार ड्राइव करते करते किचन को उठाने जाती है कि तभी सामने से एक ट्रक आता है। कार को टर्न करने के चक्कर में कार पलट जाती है। एक आदमी नात्सुमी को कार से निकाल के बचाता है, मगर उसका भाई डाइकी कार में फंस जाता है। नात्सुमी उसे बचाना चाहती है, मगर एक्सीडेंट की वजह से उसके आंखों की रोशनी चली गई है, तो वो कुछ कर नहीं पाती। कार में ब्लास्ट होता है जिसमें डाइकी की मौत होती है। आंखों की रोशनी के साथ नात्सुमी के पुलिस बनने के सपने भी अंधेरे में गुम हो जाते हैं। अब कुछ साल गुजरते हैं। उस हादसे की वजह से नात्सुमी मेंटली डिस्टर्ब हुई है। ऑडियो की मदद से वो कंप्यूटर चलाना सीख गई है। उस हादसे के बाद से नात्सुमी कभी भी अपने भाई की ग्रेव को विजिट करने नहीं गई, क्योंकि भाई की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। अब उसका पेट डॉग बड़ी ही उसका साथी है। नात्सुमी जहाँ जाती है बड़ी हमेशा उसके साथ होता है। एक रात नात्सुमी सुनसान रास्ते से घर लौट रही होती है तो वो एक्सीडेंट की आवाज सुनती है। वो अंदाजे से उस जगह पहुंचती है। बची कुची दृष्टि से उसे पता चलता है कि वहाँ एक कार खड़ी है। वो कार के पास जाती है तो अंदर से किसी लड़की की हेल्प करके आवाजें उसे सुनाई पड़ती है। अंदर से लड़की कहती है कि उसे किडनैप किया जा रहा है। तभी कार का ओनर वहां आता है। वो लड़की इतना ही कह पाती है कि उसका नाम रिजा है। वो आदमी बिना कुछ बोले कार लेके वहां से चला जाता है। तो अब नात्सुमी ये बात पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि उसे शक है उस कार से किसी लड़की को किडनैप किया गया है। वो उन्हें उस लड़की का नाम भी बताती है। आंखें न होने के बावजूद नात्सुमी एक ब्रिलियंट लड़की है, तो वो उन्हें ये भी बताती है कि लड़की की आवाज से लगता है कि वो 17-18 साल की होगी और उसे शायद किसी प्रकार का ड्रग्स दिया गया था। ऑफिसर्स को लगता है कि कार में जो रेडियो चल रहा था उससे शायद नात्सुमी कंफ्यूज हुई होगी। नात्सुमी बताती है कि उस कार से अल्कोहल की भी स्मेल आ रही थी। बातों बातों में नात्सुमी उन्हें ये भी बताती है कि उसकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है। ये सुन के वो ऑफिसर्स नात्सुमी की बातों को सीरियसली नहीं लेते। तभी नात्सुमी उनसे कहती है कि इस घटना का और एक विटनेस भी है जिससे कार टकराई थी। शायद वो कोई स्केटबोर्ड चलाने वाला लड़का था। कार के ड्राइवर ने उससे कुछ बात भी की। इन डिटेक्टिव्स में एक है किमुरा तो दूसरा है तकाशी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद रिजा नाम की लड़की को पुलिस डेटाबेस में सर्च किया जाता है, मगर ऐसी कोई लड़की की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। फिर भी तकाशी स्केटबोर्ड वाले लड़के की तहकीकात करना चाहता है, तो वो तकाशी के साथ तहकीकात करने एक्सीडेंट स्पॉट के पास ही के एक स्केटबोर्ड क्लब पहुंचता है। पूछताछ करने पे उन्हें पता चलता है कि उस वक्त हरुमा नाम का लड़का उसी एरिया में था। हरुमा बताता है कि ब्रिज के नीचे वो एक कार से जरूर टकराया था। वो कार काले कलर की हैचबैक थी, मगर ड्राइवर ने मुंह पे मास्क और सर पे कैप पहनी थी, तो वो चेहरा नहीं देख पाया। हरुमा गारंटी के साथ कहता है कि कार में कोई लड़की नहीं थी। तो अब एक अंधी लड़की की बातों पे विश्वास रखा जाए या इस लड़के पे? इस उलझन में किमुरा और तकाशी फंस जाते हैं, मगर आखिर में वो इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि नात्सुमी की साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसे हेलुसिनेशन हुआ होगा। वो केस को रफा दफा कर देते हैं, मगर नात्सुमी के दिमाग से ये बात नहीं जाती। दूसरे दिन नात्सुमी स्केट क्लब जाके हरुमा से मिलती है। हरुमा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं। नात्सुमी उससे कहती है कि उसकी एक लापरवाही किसी लड़की की जान पे बन सकती है। तो अब हरुमा बताता है कि उस आदमी ने उसे सॉरी कह के कॉम्पनसेशन की तौर पे उसे कुछ रुपए यानी एन दिए थे। नात्सुमी हरुमा से वो नोट लेती है, क्योंकि उस पे उस किडनैपर के फिंगरप्रिंट्स होने के चांसेस है। नात्सुमी को लगता है कि लड़की को सीट के पीछे छुपाया गया था, इसीलिए हारुमा उसे देख नहीं पाया। मगर हारुमा को नात्सुमी की बातों में इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पुलिस स्टेशन में डिपार्टमेंट का ही एक पुलिस वाला आके किमुरा से कहता है कि वो और नात्सुमी दोनों साथ में पुलिस एकेडमी में थे और नात्सुमी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। जो सुन के किमुरा सरप्राइज होता है और नात्सुमी का बायोडाटा चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो स्कॉलर स्टूडेंट थी, मगर एक्सीडेंट की वजह से उसके सपने बर्बाद हो गए। तो अब वो नात्सुमी से मिलता है। नात्सुमी उसे वो नोट देती है जो हारुमा ने उसे दिए थे, जिस पर शायद किडनैपर के फिंगरप्रिंट्स है। वो चाहती है कि पुलिस जल्दी से जल्दी तहकीकात करे और उस लड़की को ढूंढे, वरना उस लड़की की जान जा सकती है। तभी तकाशी वहां आके उससे पूछता है कि बिना देख के सिर्फ आवाज सुन के वो ये सब अंदाजा कैसे लगा सकती है। तो अब नात्सुमी उससे कहती है कि तुम्हारी आवाज बताती है कि तुम 40 साल के हो और तुम्हारी हाइट 6 फीट है।
तुम्हारी मुंह की स्मेल बताती है कि लंच में तुमने जिंजर चिकन खाया है। आंखें धोखा खा सकती है, हमारे सेंस नहीं। तो अब किमुरा केस की तहकीकात करने का फैसला करता है। या हारुमा को भी लगने लगता है कि उस नात्सुमी की हेल्प करनी चाहिए, तो वो उसे लेके अपने एक हैकर दोस्त के पास आता है। वो दोस्त इंटरनेट पे सभी डेटा फाइल में रिजा ये नाम चेक करता है, मगर ऐसा कोई नाम उसे मिलता नहीं। उसे लगता है कि हो सकता है उस लड़की का असली नाम रिजा ना होकर कुछ और होगा, ये सिर्फ एक निकनेम हो। तो अब वो नाइट सर्विस देने वाली एक साइट पे जाके रिजा ये नाम टाइप करता है, तो वहाँ उन्हें एक रिजा नाम की लड़की मिल जाती है। साइट पे उस लड़की का वीडियो भी होता है। उसकी आवाज से नात्सुमी पहचान जाती है कि वो वही लड़की है जिसकी उसे तलाश है। अब वो उस ब्रोथेल जाते हैं जहाँ ये रिजा काम करती है। वहाँ का मैनेजर बताता है कि रिजा पिछले 4-5 दिनों से आई नहीं। उनकी वो बातें वहाँ बैठी हिना नाम की एक लड़की सुनती है। हिना बताती है कि रिजा का असली नाम रजिया है। रिजा घर से भाग के इस नाइट सर्विसिंग के काम में आ गई थी। उसके पेरेंट्स को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। हिना बताती है कि शायद रिजा ने एक काम छोड़ दिया है क्योंकि वो मिस्टर क्यू से मिली थी। मिस्टर क्यू वो नेक आदमी है जो गलत काम में फंसी लड़कियों को छुड़ाता है, खास करके घर से भागी हुई लड़कियों को। लड़कियां उसे भगवान की तरह मानती है, मगर इस क्यू के बारे में हिना ज्यादा कुछ जानती नहीं। नात्सुमी हिना से रिजा का एड्रेस लेती है और हारुमा के साथ वहां पहुंचती है। रूम का दरवाजा खुला होता है तो वो कॉल करके किमुरा और तकाशी को बुलाती है। घर में सब चीजें बिखरी पड़ी होती है, मगर वहां रखे नूडल्स गर्म होते हैं, जिससे नात्सुमी को शक होता है कि घर में कोई छुप के बैठा है। वो अपने सेंस से वहां तक पहुंचती है तो वहां छुपा आदमी बाहर आके भागता है, मगर तकाशी और हारुमा उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। वो लड़कियों का दलाल होता है जिसके साथ रिजा लिव इन में रहती है। वो बताता है कि इस धंधे में लड़कियां बिना बताए भागती रहती है तो किसी को उनकी पड़ी नहीं होती। यहाँ किसी अनजान जगह बंदी बना के रखी रिजा दिखाई देती है। उसकी बगल की रूम में और एक लड़की बंदी पड़ी है। वो लड़की बताती है कि जब कोई नई लड़की यहाँ लाई जाती है तो पहली वाली को मार दिया जाता है। अब तुम यहाँ आई हो तो मुझे मार दिया जाएगा। 7 दिन होने के बावजूद रिजा की मिसिंग की रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई। इसका किमुरा को ताज्जुब होता है। किमुरा अपने डिपार्टमेंट में न्यूली ज्वाइन हुए नमाशी को वेलकम करता है। नमाशी पहले पुलिस के रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में काम करता था। किमुरा अपने कलीग से कहता है कि इस किडनैपिंग के केस में 2 विटनेस है, एक तो अंधी लड़की है तो दूसरा वो लड़का है जिसने उस किडनैपर को देखा है। केस में अभी तक कुछ भी हाथ न लगने से पुलिस चीफ केस को क्लोज करने की सोच रहे हैं। किमुरा उनसे कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए। यहाँ हारुमा सोशल मीडिया पे ये मैसेज डाल देता है कि मिस्टर क्यू ने एक लड़की को किडनैप किया है, तो अगर कोई उस क्यू के बारे में जानता हो तो कांटेक्ट करे। पास ही कार में बैठा किडनैपर इन दोनों पे नजर रखे हुए है। उसके पास रिजा का फोन है तो वो उस पे हारुमा ने पोस्ट किया हुआ मैसेज देखता है और सुनसान रास्ते से जा रहे हारुमा को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है, मगर हारुमा बच जाता है। अब वो किडनैपर अपने कब्जे में रखी उस पहली लड़की को जबरदस्ती मारने के लिए ले जाता है, जिससे रिजा खौफ में चली जाती है। या हारुमा पे हुए हमले को देख के किमुरा कंफर्म होता है कि नात्सुमी की बातों में सच्चाई है। अब हारुमा किमुरा को किडनैपर के कार का नंबर देता है। किमुरा हारुमा से कहता है कि नात्सुमी अपने भाई को नहीं बचा पाई, इसलिए वो उस लड़की को बचाना चाहती है। यहाँ पुलिस हारुमा ने दिए हुए नंबर से एक जगह पहुंच जाती है। वो नंबर किसी अराई के नाम पे रजिस्टर है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, मगर उस जगह उन्हें अराई की लाश मिलती है। ड्रग्स का ओवरडोज लेने से उसकी मौत हुई है। किमुरा वहां से बाहर आता है तो वो देखता है एक डॉग सामने रखी बोरियों को देख के भौंक रहा है। किमुरा ध्यान से उन बोरियों को देखता है तो उसे किसी के बाल दिखाई देते हैं। वो बोरी को हटाता है तो वहाँ किसी लड़की की लाश होती है। अब पुलिस की टीम आती है और उन सभी बोरियों को हटाया जाता है। पुलिस को वहाँ 4 लड़कियों की लाशें मिलती है। मामले की गंभीरता को देख पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि उन 4 लड़कियों के एक बॉडी पार्ट्स गायब है। किसी का कान, किसी का नाक, किसी का मुंह तो किसी का हाथ, और ये बॉडी पार्ट्स क्राइम सीन पे नहीं मिले हैं। पुलिस को अराई पे शक है क्योंकि अब्यूज की केस में उसे पहले भी अरेस्ट किया गया था। टारगेट की गई सभी लड़कियां कॉल गर्ल थी, जिनके लापता होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। पुलिस ये समझ नहीं पा रही कि बॉडी पार्ट्स को काटने के पीछे क्या वजह हो सकती है। इन लड़कियों में रिजा नहीं है। नात्सुमी को नहीं लगता कि इन सब मर्डरों के पीछे अराई है। उसे लगता है असली किलर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मगर पुलिस को उन नोटों पे अराई के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो किडनैपर ने उस रात हारुमा को दिए थे। तो अराई को ही मर्डरर डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ नात्सुमी की माँ उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित हो जाती है, तो वो उसके पर्स में सेल्फ डिफेंस के लिए पेपर स्प्रे रखती है, जिसे वो डाइकी ने नात्सुमी को गिफ्ट की हुई किचन में लगा देती है। रात को नात्सुमी
उस कॉलगर्ल और दलाल की हुई रिकॉर्डिंग सुनती है, जिससे एक बात साफ होती है कि ये लड़कियां उस मिस्टर क्यू को गॉड समझती थी, जो उन्हें बुरे कामों से छुटकारा देने का काम करता है। तो अब नात्सुमी इंटरनेट पे कान, नाक, जबान, हाथ, इनका गॉड से क्या संबंध है ये सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि ये बॉडी पार्ट्स इंसान के सिक्स सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पुराने ग्रंथों से नात्सुमी को पता चलता है कि एक रिचुअल में आत्मा की सफाई के लिए उन अंगों की बलि दी जाती थी जो सिक्स सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आंख, नाक, कान, त्वचा, जबान और वेस्टिबुलर सिस्टम शामिल है। इनके अर्पण से इंसान को गॉड के पास जाने का सही रास्ता मिल जाता है। मिस्टर क्यू यानी रेस्क्यू यानी मुक्ति देने वाला भगवान। नात्सुमी ये बात किमुरा को बताती है। अब सिर्फ 2 बॉडी पार्ट्स बाकी है, आंखें और दिमाग, मतलब 2 मर्डर बाकी है। यहाँ शहर में किसी जगह एक लड़की उसी संदेहजनक कार में बैठ जाती है। वो कार उसी ब्रिज के पास जाके रुक जाती है। कार चलाने वाला किलर उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देता है, फिर वो उसे सीट के पीछे छुपा देता है। अब वो उसे उस जगह लेके आता है जहाँ उसने रीजा को रखा है। उस नई लड़की को देख के रीजा समझ जाती है अब अगला मर्डर उसका है। यहाँ किमुरा को तहकीकात से पता चलता है कि 15 साल पहले रिचुअल के नाम पे ठीक इसी तरह के मर्डर किए गए थे। उस वक्त मर्डरर पकड़ा गया था जिसे डेथ सेंटेंस हुई। एक आई विटनेस की वजह से ये मर्डरर पकड़ा गया था। उसमें भी मर्डर की गई सभी लड़कियां टीनेजर थी और उसमें भी सेंस वाले ऑर्गन काटे गए थे। तो अब किमुरा रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव हिरामा से मिलने जाता है, जिसने एक केस सॉल्व किया था। किमुरा हिरामा से कहता है कि उसका किलर इस पुराने किलर का कॉपीकैट है। हिरामा उससे कहता है कि पुराने तकियानुसी रिचुअल को पढ़ के इस तरह मर्डर करना पागलपन है। एक हाई स्कूल के लड़के ने उस किलर को विक्टिम के बॉडी पार्ट्स काटते हुए देखा, तो उसने उसका वीडियो शूटिंग किया। मगर हैरत की बात यह थी कि उसने किलर को फोकस करने के बदले डेड बॉडी को फोकस किया, मानो वो डेड बॉडी से ऑब्सेस हुआ हो। कुछ लोग नेक्रोफिलिक होते हैं। हिरामा किमुरा को प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही उस विटनेस के डिटेल्स उसे देगा। किमुरा इस पुरानी केस के बारे में नात्सुमी को बताता है। तभी एक लड़की जो मर्डर की गई लड़की की दोस्त थी, वो हारुमा का मैसेज देख के उससे मिलने आती है। मर्डर हुई उस लड़की का नाम किको था, जिसका हाथ काटा गया था और जिसकी लाश पुलिस को बोरियो में मिली थी। वो लड़की बताती है कि घर से भागने के बाद मुझे और किको को एक दिन पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, मगर फिर हमें हमारे घर वापस भेज दिया गया। हम दोनों फिर भागे। बाद में किको मिस्टर क्यू से मिली थी। नात्सुमी के थियरी के हिसाब से किलर उन्हीं लड़कियों को किडनैप करके मारता है जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। मगर किको के अरेस्ट की रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, तो वो कैसे पुलिस के डेटाबेस से गायब हुई। अब नात्सुमी किमुरा से मिलती है। वो उससे कहती है कि किलर जानता था इन मरी हुई विक्टिम के मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ा था। वो इसलिए ये जानता था क्योंकि इन सभी लड़कियों को कभी ना कभी आवारगी या नाइट सर्विस के नाम पे अरेस्ट किया गया था। मतलब पुलिस के पास उनका कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो नहीं मिला, क्योंकि वो या तो निकाला गया था या डिलीट किया गया था। मतलब साफ है किलर पुलिस का ही कोई आदमी है जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। नात्सुमी की बातें सुन के किमुरा शॉक होता है। यहाँ किलर अब रीजा को मारने के लिए ले जाने लगता है, तो वो भागने की कोशिश करती है, मगर उस घर के सब दरवाजे अंदर से लॉक है। वो भागते हुए एक रूम में आती है जहाँ उसे मर्डर की हुई लड़कियों के बॉडी पार्ट्स रखे दिखाई देते हैं, जिन्हें रिचुअल की तौर पे रखा गया है। और अब रीजा की बारी है। यहाँ नात्सुमी हारुमा को बताती है कि किलर कोई पुलिस वाला ही है। वो घर से भागी लड़कियों को ब्रॉथेल में काम दिलाता है और रिचुअल के नाम पे उन्हीं में से सिलेक्टेड लड़कियों की हत्या भी करता है। इन मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। मतलब जब उनकी डेड बॉडी मिलेगी उन्हें लावारिस घोषित किया जाएगा। दूसरी ओर किमुरा फिर से किको के अरेस्ट का रिकॉर्ड चेक करता है, मगर उसे वो नहीं मिलता। तो रिकॉर्ड ऑफिसर बताता है कि 1 साल पहले, यानी इन लड़कियों के अरेस्ट के वक्त, इस रिपोर्ट को नमाशी मेंटेन करता था। तभी किमुरा को रिटायर्ड डिटेक्टिव हिरामा का फोन आता है। वो उससे कहता है कि 15 साल पहले जिस आई विटनेस ने सीरियल किलर को पकड़ने में उनकी मदद की थी, उसका नाम नमाशी है और वो पुलिस के रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में काम करता है। वो सुन के किमुरा कंफर्म होता है किलर नमाशी ही है। वो पार्किंग में जाके नमाशी की कार को चेक करता है। तभी नमाशी वहाँ आता है। किमुरा सीधा उसे मिसिंग लड़कियों के बारे में पूछता है, तो नमाशी किमुरा का चाकू मार के मर्डर कर देता है। फिर वो किमुरा के फोन से नात्सुमी को मिलने बुलाता है। वो नात्सुमी से मिलता है और उससे कहता है कि किमुरा ने उसे भेजा है। किमुरा उसका घर में इंतजार कर रहा है। अब जब वो नात्सुमी को अपने कार में बिठा के ले जाने लगता है, तो नात्सुमी को कार में अल्कोहल की स्मेल आती है। नमाशी उससे कहता है कि उसने कांच पे एंटी फॉग स्प्रे लगाया है।
उसी का वो स्मेल है। अब वो जैसे ही नात्सुमी को बेहोशी का इंजेक्शन देने जाता है, नात्सुमी अपनी धुंधली नजर से उसे देख लेती है और बड़ी के साथ कार से निकल के भागने लगती है। नमाशी उसका पीछा करने लगता है। तो अब नात्सुमी हरुमा को वीडियो कॉल लगाती है। हरुमा उसे वीडियो कॉल के जरिए भागने का डायरेक्शन देने लगता है। नात्सुमी भागती हुई सबवे स्टेशन जाती है और नमाशी से बचते हुए ट्रेन में बैठ जाती है, मगर अगले स्टेशन पे नमाशी उसे कैच कर लेता है। तो नात्सुमी अपने बैग में रखा पेपर स्प्रे निकाल के उसे नमाशी के चेहरे पे स्प्रे करती है। वो वहां से भाग के जैसे ही लिफ्ट में जाती है, नमाशी वहां भी पहुंच जाता है। तो अब बड़ी नात्सुमी की हेल्प करता है। वो नमाशी पे अटैक करता है तो नमाशी चाकू मार के उसे घायल कर देता है, मगर तभी स्टेशन स्टाफ वहां पहुंचता है तो नमाशी वहां से भाग लेता है। हरुमा के फोन पे नमाशी का स्क्रीनशॉट आया है। तो अब पुलिस नमाशी का वारंट निकालती है। नात्सुमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उसे पता चलता है कि जख्मी बड़ी को भी वेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो सुन के नात्सुमी इमोशनल होती है। पुलिस नमाशी के घर को छान मारती है, मगर उन्हें वहां नमाशी नहीं मिलता। कंप्यूटर में रखे एक वीडियो में उन्हें लड़की के बॉडी पार्ट्स काटता हुआ नमाशी दिखाई देता है। किमुरा के मिसिंग होने से तकाशी टेंशन में है। यहाँ नात्सुमी का धीरज अब टूट चुका है। हरुमा उसे ये कह के दिलासा देता है कि जो पुलिस नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया है। नमाशी का कुछ पता नहीं चल रहा, जिससे पुलिस फ्रस्ट्रेट है। तभी नात्सुमी तकाशी से कहती है कि हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ 15 साल पहले सीरियल किलर ने मर्डर किए थे। ऑन द वे हरुमा नात्सुमी को उस विला का पूरा स्ट्रक्चर बताता है। वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि विला की लाइट ऑन है। विला के पीछे उन्हें नमाशी की कार भी दिखाई देती है। तकाशी नात्सुमी और हरुमा को कार में रुकने कह के अकेला विला में जाता है, जहां उसे किमुरा की लाश दिखाई देती है। तभी नमाशी उस पे अटैक करता है। तकाशी उस पे गोली चलाता है, मगर हाथापाई में नमाशी तकाशी को मार देता है। गोली की आवाज सुन के नात्सुमी और हरुमा विला में आते हैं। उन्हें किमुरा और तकाशी दोनों की लाशें दिखाई देती है। नात्सुमी तकाशी की गन अपने पास रख लेती है। अब वो दोनों रिजा की तलाश में विला की रूम छान मारते हैं तो उन्हें एक शोकेश के पीछे खुफिया सीढ़ी दिखाई देती है। ऊपर जाने पर उन्हें वो नई लाई हुई लड़की दिखाई देती है। नात्सुमी हरुमा से कहती है कि वो लड़की को लेके यहाँ से निकल जाए, वो अकेली रिजा को ढूंढेगी। मगर तभी नमाशी हरुमा पे अटैक करके उसे जख्मी करता है। तो नात्सुमी बड़ी अक्लमंदी से विला का इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ा देती है। उसे तो अंधेरे की आदत है, मगर नमाशी अंधेरे में टटोलते हुए नात्सुमी को ढूंढने लगता है। नात्सुमी जख्मी हरुमा के साथ एक रूम में छुप जाती है और बड़ी अक्लमंदी से फोन के जरिए नमाशी को एक रूम की तरफ अट्रैक्ट करके उसे उस रूम में बंद कर देती है। फिर वो हरुमा से कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे, तब तक वो रिजा को ढूंढने की कोशिश करेगी। अकेली नात्सुमी को नमाशी पकड़ता है और उससे कहता है कि वो उसकी आंखें निकाल के रिचुअल में रखेगा। नात्सुमी उससे कहती है कि तुम अपने आप को गॉड समझते हो, मगर तुम एक साइको किलर हो। वो नमाशी को झांसा दे के वहां से भागती है और उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ रिजा को बांध के रखा है। जैसे ही वो नमाशी के आने की आहट सुनती है, वो अपने बैग से तकाशी की गन बाहर निकालती है। नमाशी भी अपने जूते उतार के नात्सुमी को चाकू मारने उसकी तरफ बढ़ता है। वो लगभग नात्सुमी तक पहुंच जाता ही है, मगर जैसे ही वो नात्सुमी को मारने चाकू ऊपर उठाता है, उसका पैर नीचे पड़े डाइकी के किचन पे पड़ता है, जिसकी आवाज से नात्सुमी अलर्ट हो जाती है और तेजी से गन निकाल के उस दिशा में फायरिंग करती है। गन से निकली गोलियां नमाशी को छलनी कर देती है। वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। डाइकी की किचन ने नात्सुमी को बचाया था। रिजा नात्सुमी को थैंक्स कहती है। अंधी नात्सुमी ने ना सिर्फ 2 लड़कियों को बचाया था, बल्कि केस को भी सॉल्व किया था। अब नात्सुमी पहली बार डाइकी की ग्रेव पे जाती है। उसका बड़ी भी ठीक हो चुका है। हरुमा नात्सुमी से कहता है कि वो भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो नात्सुमी उसे गाइड करे। नात्सुमी हंसते हुए तैयार होती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।